यूटोपिया किसे कहते हैं? कल्पनादर्श, एक ऐसे समाज की कल्पना करना, एक आइडियल समाज जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा है, कुछ खराब हो ही नहीं सकता, कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। मतलब एक ऐसा समाज जो असली में रियल में है ही हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कल्पनादर्श या यूटोपिया इसको कहते हैं। इम्पॉसिबल होता है इसका लगभग साकार होना। रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। एमसीक्यू में आएगा यूटोपिया क्या है, रोमानीवाद क्या है। इट्स अ कल्चरल मूवमेंट। रोमानीवाद इज अ कल्चरल मूवमेंट, एक सांस्कृतिक आंदोलन है। नारीवाद नारी से जुड़ा हुआ है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, जो नारी के अधिकारों की बात करता है, उनके सशक्त होने की बात करता है, उसे नारीवाद का कहते हैं। जुंकर्स हमेशा पेपर्स में आते हैं। जुंकर्स क्या है? प्रशा के एक सामाजिक श्रेणी, ऐसा सोशल कैटेगरी। कहाँ की? प्रशा। प्रशा एक जगह है, अभी हमने पढ़ा था ना कि 4 शामिल हुए थे जब वियना कांग्रेस हुई थी 1815 में, तो प्रशा इज वन ऑफ दैम। तो प्रशा में जो सोशल कैटेगरीज थी उनमें एक था जुंकर्स। इसमें बड़े बड़े जमींदार जो थे वो शामिल थे। पेपर में आएगा, याद रखिएगा, जमींदारों का एक ग्रुप है। कहाँ का? प्रशा का। जोलवेराइन हमेशा आता है 1 नंबर में। जोलवेराइन क्या है? कि एक जर्मन शुल्क संघ है। शुल्क किसे कहते हैं? टैक्स। संघ किसे कहते हैं? यूनियन। टैक्स यूनियन है। कहाँ की? जर्मनी की। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। ये संघ कब बना था? 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को, जो टैक्सेस लिए जाते थे इधर से उधर, जब आप कहीं घूमने जाते हैं, मतलब स्टेट क्रॉस करते हैं, तो वहां पे आप देते हैं ना, टोल टैक्स देते हैं, तो जो टैक्सेस थे उनको खत्म किया गया था ताकि लेन देन आसान हो सके, चीजों का बेचना खरीदना आसान हो सके। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ टैक्सेस, यूनियन ऑफ टैक्सेस, टैक्स यूनियन थी जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा जो अवरोध थे, टैक्सेस थे, ऑब्स्टिकल्स थे, उनको खत्म किया गया था। और इसमें मुद्राओं की संख्या कितनी कर दी गई थी? 2 कर दी गई थी, जो पहले कितनी थी? 20 थी। यानी कि अवरोधों को खत्म करने के लिए करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह बदलना पड़ता था जर्मनी में, तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने जोलवेराइन ग्रुप में मिलकर 2 ही करेंसीज थी, उनको सिलेक्ट किया कि इनमें ही लेन देन होगा, जो कि पहले 20 हुआ करती थी, और 1834 में इसकी स्थापना की गई। 3 तरीके से सवाल आ सकता है, बार ध्यान से सुन लीजिएगा इसे। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है इस लेसन नंबर 1 में जो आपको मालूम होने चाहिए। जोसेफ मैत्सनी, पेपर में आता है, हु वॉज जोसेफ मैत्सनी? ये इटली का एक महान क्रांतिकारी है। इसने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है यंग इटली, और इसी की वजह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली पॉसिबल हो पाया। ये राजतंत्र के खिलाफ थे, राजा की गद्दी पे होने के खिलाफ थे। इनका कहना था कि लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट होनी चाहिए। हु वॉज गैरीबाल्डी? गैरीबाल्डी इटली के एक महान क्रांतिकारी हैं। मैत्सनी का सहयोग और समकालीन है, यानी पैरेलल है। जब इटली में हम बात करते हैं कि मैत्सनी है, तो हम गैरीबाल्डी की भी बात करते हैं कि वहाँ पे इटली में गैरीबाल्डी भी हैं। और इन्होंने एक रेड शर्ट, लाल कुर्ती नामक इन्होंने एक सेना तैयार की थी। यंग इंडिया, जोसेफ मैत्सनी। गैरीबाल्डी ने क्या तैयार किया? रेड शर्ट्स या लाल कुर्ती नामक एक सेना तैयार की थी, ग्रुप तैयार किया था। और हु वॉज कावूर? पेपर में आता है, कावूर क्या कौन थे? तो ऑप्शंस में होगा, आपको मालूम होना चाहिए। कावूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। पेपर में आता है कि किसे इटली का बिस्मार्क माना जाता है, तो यू विल राइट कावूर। वह इटली के सरडाना राज्य के प्रधानमंत्री थे। इसने सबसे पहले अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया था। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में सबसे पहले कावूर ने अपने राज्य को इटली में मिलाया था। हु वॉज बिस्मार्क? जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है इन्हें। इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लोह की नीति अपनाई थी। इनके प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। पेपर में आएगा, किसने रक्त और लोह की नीति अपनाई? तो यू विल राइट बिस्मार्क। 4 ऑप्शंस होंगे, आपको मालूम होना चाहिए। रक्त और लोह की नीति, बिस्मार्क। कुछ प्रतीक हैं, आपने जब प्री बोर्ड दिया उसमें भी आया था, टर्म 1 में भी आएगा कि किस प्रतीक का क्या मतलब है। टूटी हुई बेड़ियां, बेड़ियां टूट गई मतलब आजादी मिल गई। अगर किसी को कैद रखते हैं तो बेड़ियां डालते हैं ना, टूटी हुई बेड़ियों का मतलब होता है आजादी मिलना। बाज छाप वाला कवच, कवच होता है ना जो पहनते हैं जब लड़ने जाते हैं, उसके ऊपर अगर बाज बना हुआ है तो उसका क्या मतलब है? जर्मन समुदाय के प्रतीक की शक्ति, यानी जो जर्मन कंट्री हमने समुदाय पढ़ा है उसकी जो शक्ति का प्रतीक था वो था बाज छाप वाला कवच। बलूत पत्तियों का मुकुट, बलूत एक पेड़ है, उसकी पत्तियों का मुकुट बनाना, क्या मतलब है? वीरता, ब्रेवरी। तलवार, तलवार का मतलब है मुकाबले की तैयारी। इफ समवन इज होल्डिंग सॉर्ड, किसी के हाथ में तलवार है तो क्या कर रहे हो? मुकाबले की तैयारी। तैयार, अगर तलवार है और तलवार पर जैतून की पत्तियां जो हैं वो लिपटी हुई हैं,
इसका मतलब वो लड़ना नहीं चाहता, वो शांति चाहता है। जैतून का मतलब है शांति। और किसके ऊपर लिपटी है? तलवार पे। इसका मतलब वो जंग नहीं चाहता, इसका मतलब है शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, 3 कलर्स का है, काला, लाल और सुनहरा। 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का इन्होंने झंडा बनाया था, जिसे जर्मन राज्य के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया था। ड्यूक्स ने इसको बैन कर दिया था, पर बनाया ये 1848 में था उदारवादी राष्ट्रवादियों ने। ओके, अगर सूरज निकल रहा है, उगते सूर्य की किरणें, पेपर में आया था उगते सूर्य की किरणों का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि एक नया युग शुरू हुआ। आप रात में सोते हैं, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या होता है? सुबह सवेरा या अगला दिन हम कैसे मानते हैं? जब सूरज निकल आता है ना? तो उगते सूर्य की किरणों का मतलब है एक नए युग का सूत्रपात। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो 101% इस लेसन में से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा।